तो पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। विकिंग जू से अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेन और शुआई भी पहुँच जाते हैं और शुआई को ये देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन जू तो वहाँ से भाग जाती है तो विकिंग भी उसके पीछे जाता है। वहीं इधर फेफे भी माताजी को सच बता देती है कि वो अंकल की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अंकल उससे बात करने लगा था, लेकिन निंग जाकर अंकल को भगा देता है। इधर विकिंग जू के पीछे उसके रूम तक जाता है, मगर जू दरवाजा बंद कर देती है तो विकिंग का हाथ दरवाजे पर आ जाता है, इसलिए जू उसे रूम के अंदर ले आती है। तो जू उससे पूछती है आखिर तुमने मुझे सबके सामने किस क्यों किया? तो विकिंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जू पूछती है पर तुमने तो पिछली बार कहा था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो विकिंग कहता है कि तब मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, पर अब मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तो जू कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, इसीलिए मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए। तो विकिंग कहता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि तुम तो मेरे साथ ही रहोगी। जिसके बाद जू रेसिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ कुछ देर में निंग और वेकिंग भी आ जाते हैं, मगर वेकिंग और निंग के रेसिंग कार्स आपस में टकरा जाते हैं। तभी वहाँ पर माताजी भी पहुँच गई थी, जो ये देखकर वेकिंग को ही डांट रही थी कि आखिर तुमने निंग के कार को टक्कर क्यों मारी। वेकिंग को पता था कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो रेस कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। तो निंग माताजी को बताता है कि सीनियर ने मुझे जानबूझकर टक्कर नहीं मारा, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। पर मॉम तो निंग को लेकर चली जाती है। अब उस एक्सीडेंट से वेकिंग को भी लगा था, तो जू उसकी मसाज कर देती है। फिर वेकिंग को शर्टलेस देखकर जू तो शर्मा नहीं लग गई थी। अब जू अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप फायर में जाने वाली थी, तो वेकिंग उसे शुआई से दूर रहने के लिए कहता है, तो जू ठीक है कहकर चली जाती है। इधर अंकल तो फेफे को छोड़कर दूसरी लड़की पटा लेते हैं, तो हमारी फेफे फिर से सिंगल हो जाती है। तो वो अपने फ्रेंड से अपने लिए एक भरोसेमंद बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहती है। तभी निंग आ जाता है, तो ये दोनों निंग का नाम सजेस्ट करते हैं। तो निंग भी उसे कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। अब निंग ने डायरेक्टली कन्फेस तो नहीं किया, पर हिंट जरूर दे दिया था कि वो फेफे को लाइक करता है। वहीं इधर विलन टीम यानी कि रेन और शुआई और वेकिंग को अलग करने के फिराक में ही होते हैं, इसीलिए रेन वेकिंग के रूम में चली जाती है और फिर छुप कर उसका दरवाजा नॉक करती है। वेकिंग के पूछने पर कि बाहर कौन है, रेन तो जू की आवाज में ही बोलने लग जाती है। तो वेकिंग दरवाजा खोल देता है, तो रेन जाकर उससे चिपकने ही लग जाती है, मगर इससे वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, क्योंकि वो तो रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब एलर्जी देखकर रेन तो डर जाती है, तो वेकिंग उसे और डराते हुए कहता है कि ये एलर्जीज फैल जाती है जो भी इन्हें टच करता है। जो सुन रेन तो पतली गले से निकल लेती है। वहीं इधर च्यू को अपने ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उससे कल मिलने आने वाला है, जो सुन च्यू भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं इधर वेकिंग रेन की बात बताकर जू के साथ मस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इधर विलन पार्टी का तो कुछ और ही प्लान था। वो लोग वेकिंग और उसके मॉम के नफरत का यूज करना चाहते थे, क्योंकि अब हमारी रेन मैडम को वेकिंग से बदला लेना है उसे बार बार रिजेक्ट करने के लिए। इसलिए रेन शुआई को एक अननोन नंबर से वेकिंग बनकर निंग को मैसेज करके पहाड़ी जंगल में बात करने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तो शुआई ऐसा ही करता है, वो वेकिंग बनकर निंग को मैसेज करके जंगल में बुलाता है, तो निंग उधर चला भी जाता है। तो इनके प्लान के हिसाब से शुआई वेकिंग जैसे कपड़े पहनकर आ जाता है, जिसका इरादा था निंग को ढलान वाली जगह से नीचे गिराने का। इधर जू ठंडी में रहने की वजह से बीमार पड़ गई थी, तो वेकिंग उसकी केयर करने लग जाता है। तो जू उसे च्यू के पास से दवाई लाने के लिए कहती है, तो वेकिंग जू को किस करके चला जाता है। वहीं इधर मिंगचेंग आ जाता है च्यू के पास, तो च्यू से पूछती कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। मिंगचेंग कहता है मैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया था, पर इससे पहले वो च्यू से एक गो का मैच खेलने के लिए कहता है। तो मैच खेलते हुए च्यू समझ जाती है कि वही बे है जो इतने दिनों से उसके साथ ऑनलाइन पे चैट कर रहा था। अब ये जानकर च्यू सरप्राइज तो नहीं होती, लेकिन उसे ये काफी ज्यादा मजेदार लगा। इधर निंग के आने पर वो पीछे से शुआई को देखकर ही पहचान जाता है, ये वेकिंग नहीं है, पर इससे पहले वो उसका चेहरा देख शुआई उसे धक्का मार देता है, जिससे निंग लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर पर तो बहुत बड़ा कट लग जाता है और उसके सर पे चोट भी लगती है। इधर रेन जाकर जू को बता देती है कि उसने अभी वेकिंग और निंग को फाइट करता हुआ जंगल की ओर जाते हुए देखा, तो जू जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं इधर मिंगचिंग तो च्यू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे च्यू एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब उसे मिंगचिंग की कंपनी काफी ज्यादा मजेदार लगती है। वहीं इधर जू को निंग दिख जाता है, लेकिन नीचे उतरने के चक्कर में वो भी फिसल कर गिर जाती है। तो वो निंग के पास आती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो अपना फोन लेकर नहीं आई थी और निंग का फोन कहीं गिर गया था। तो निंग जू को बताता है कि उसे वेकिंग बनकर किसी और ने मैसेज किया था और जिसने उसे धक्का मारा वो वेकिंग नहीं था, क्योंकि उसका सीनियर उसे नफरत करता है मगर कभी उसे खुद हर्ट नहीं कर सकता। इवन निंग तो बस वेकिंग से माफी मांगना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक उसकी वजह से वेकिंग को कितना कुछ झेलना पड़ा। इवन निंग की वजह से ही वो अपने मॉम डैड से दूर होता गया, इसीलिए वो बस जू से यही बात कह रहा था कि उसे बस वेकिंग से माफी मांगनी है। इधर वेकिंग एंड फ्रेंड्स को फेफे से पता चलता है जू और निंग दोनों ही अपने रूम से गायब है। अब मॉम को निंग की काफी फिक्र हो रही थी, तो वेकिंग मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो निंग को सही सलामत वापस ले आएगा। फिर वो सभी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जंगलों की ओर आते हुए फेफे को रिसोर्ट का रूम की मिलता है, जिसे वेकिंग पहचान लेता है क्योंकि ये उसी का रूम की था। तो वो लोग समझ जाते हैं कि जू इसी और गई है, तो दोनों उसे ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं, जहाँ वो लोग उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। तो फेफे कहती है वो निंग को लेकर जाएगी, तो वेकिंग जू को उठाकर चला जाता है। जाते हुए जू वेकिंग को सब कुछ बताती है कि बेहोश होने से पहले निंग बस तुम्हारा नाम लेकर तुमसे माफी मांगे जा रहा था, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि उसकी वजह से ही तुम अपने पेरेंट्स से दूर हो गए। तो निंग को थोड़ी होश आती है, तब भी वो सॉरी ही कहे जा रहा था। तभी फेफे एक पत्थर से टकराती है, तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो उन्हें ढूंढते हुए जियांग और च्यू भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो लोग मिलकर निंग को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। निंग का ट्रीटमेंट हो जाता है, मगर अभी तक उसे होश नहीं आया था। वही मिंगचेंग और च्यू उनकी शादी के बारे में बताते हैं, जो सुन सारे फ्रेंड्स तो उनके लिए बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर माताजी भी आ जाती है, जो निंग की हालत देखकर काफी परेशान होती है। तो जू एंड फ्रेंड्स उन्हें बताती है कि निंग अभी ठीक है और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तो वेकिंग अपनी मॉम से डैड के
बारे में बात करने के लिए बाहर बुलाता है, जहाँ पर वेकिंग उनसे पूछता है कि आखिर मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। मॉम कहती है तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो वहीं पर थे। तो वेकिंग बताता है कि मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है, पर आज तक मुझे उनकी डेड बॉडी खून से लथपथ सपने में दिखाई देती है, जो पिछले 10 सालों से बार बार मेरे सपने में आते हैं। तो मॉम समझ जाती है कि वेकिंग ने भी उतना ही झेला है जितना उन्होंने। तो मॉम बताती है कि तुम्हारे पापा को कैंसर था, जो आखिरी स्टेज पर थे, पर उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया क्योंकि वो तुम्हें सुधारना चाहते थे। और वेकिंग अकेला यूएस में रहता था, इसीलिए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, जिस वजह से उसके फादर को उसकी बहुत ही फिक्र होती है। इसीलिए वो वेकिंग को सुधारने के लिए अमेरिका चले आए थे, और यहाँ उसकी मॉम और निंग थे। पर निंग को अडॉप्ट करने की वजह से ही वेकिंग और ज्यादा रिबेलियस हो गया था और अपने डैड की कोई बात नहीं मानता था, जिससे उसके डैड की तबीयत और ज्यादा खराब होती गई। मगर वो तब भी वेकिंग को ही सुधारने में लगे हुए थे। पर मॉम वेकिंग से इसीलिए नाराज थी क्योंकि उसने अपने डैड का ख्याल नहीं रखा, जिसकी लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। अब मॉम भी वेकिंग के डैड के डेथ के बारे में नहीं बताती कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन अब मॉम समझ गई थी कि वेकिंग ने भी इतने सालों तक उनकी जितना ही पेन सहा, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा, क्योंकि मॉम ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो यहाँ माँ बेटी का मेल फिर से हो जाता है। तो जू वेकिंग को कंफर्ट करती है, जिसके बाद हमारे दोनों पेशेंट अपने अपने बेड पर होते हैं। निंग को होश आता है, तो पहले वो उसके पास बैठी फेफे को सॉरी कहता है कि उसे निंग को कैरी करना पड़ा, फिर उसे थैंक यू कहता है। तो फेफे कहती है वैसे तुम काफी भारी थे और तुम्हें उठाने में मेरी हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन इससे पहले फेफे उसे और कुछ कहती, निंग उसे सीधे किस कर देता है। अब अचानक इस साइड शांत माहौल सुनकर जू और वेकिंग पर्दा हटाते हैं, तो वो देखकर शॉक्ड होते हैं कि दोनों तो किस कर रहे हैं। तो वेकिंग उन्हें डिस्टर्ब करना छोड़ जू को भी किस करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये सभी रिसोर्ट से चेकआउट करने की तैयारी में लग जाते हैं। जहाँ से आते हुए जू को शुआई मिलता है। जू को पता चल गया था कि वेकिंग बनकर निंग को उसी ने बुलाया था, जिसके लिए वो शुआई पे काफी गुस्सा करती है और उसे ये भी बताती है कि निंग ने भी तुम्हें माफ कर दिया, पर आगे से ऐसा कुछ भी करने का सोचना भी मत। शुआई बताता है कि वो तो बस चाहता था कि वेकिंग तुमसे दूर हो जाए, क्योंकि उसे बीमारी है जो दूसरों पे फैलती है। जू कहती है वो तो बस झूठ था जो वेकिंग ने रेन से कहा था उससे पीछे छुड़ाने के लिए। तभी वहाँ पर वेकिंग आता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि शुआई का असली रीजन क्या था वेकिंग से नफरत करने का, क्योंकि उसे लगता था कि वेकिंग ने उसका फर्स्ट लव उसे छीन लिया, जो कि वेकिंग की ही एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक थी। तो वेकिंग उसे सच बताता है कि वो लड़की तो असल में एक गोल्ड डिगर थी, जो मेरे पीछे सिर्फ पैसों के लिए पड़ी थी, लेकिन पैसे देने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसने तो मुझे सुसाइड करने का भी धमकी दिया अगर मैं उसे नहीं मिला तो अब समझ जाओ वो कैसी लड़की थी और मैंने उसे तुमसे छीना है या नहीं। इसके बाद वो जू के साथ डॉक्टर चेन के पास जाता है, जहाँ पर वो हिप्नोसिस के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे उस दिन के बारे में याद करना था कि आखिर उसके डैड की डेथ कैसे हुई। तो डॉक्टर चेन उस पर हिप्नोटिज्म यूज करती है, जिससे वेकिंग उस रात में चला जाता है जहाँ उसने हमेशा की तरह डैड से झगड़ा किया था, फिर गुस्से से घर छोड़कर ड्रिंक करने के लिए चला गया था, फिर काफी रात में नशे में वापस आया। तब उसके डैड ने उसे काफी डांटा, लेकिन वेकिंग ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने रूम जाकर सो गया। मगर उसके घर के बाहर कुछ टूटने की आवाज से वो जग गया। तो वो जैसे ही चेक करने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोलने चाहता है, तब दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। तब उसने अपने पापा को बहुत बुलाया, लेकिन उनसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तब वो खिड़की से नीचे कूदकर घर के अंदर आया। तब उसने खून से लथपथ पैरों के निशान देखा, जिसके खत्म होते ही उसके डैड सीढ़ियों के ऊपर खून से लथपथ दिखे, जिनकी मौत हो चुकी थी। तो वेकिंग ने उन्हें गले लगाकर बहुत रोया। तो वेकिंग हिप्नोसिस से भी बाहर आकर काफी ज्यादा रोता है और कहता है कि अगर मैं उस दिन ड्रिंक करके नहीं आता और अगर मैं दरवाजा खोल पाता तो शायद मैं पापा को बचा सकता था। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। जू उसे कंसोल करती है। इसके बाद जू अपने दोस्तों को इन सब के बारे में बताती है, तो ची उसकी बातों से पॉइंट आउट करती है कि अगर उस दिन दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, फिर तो जरूर बाहर से किसी ने जानबूझकर दरवाजा लॉक किया था कि वेकिंग बाहर ना आ सके और वो सेफ रहे। तो आखिर उसके डैड की मौत कैसे हुई थी वो जानेंगे हम अगले पार्ट में। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन, ताकि सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।